फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इश्मिल काफ़ी नर्वस थी क्योंकि पहले कभी भी इस तरह पार्टी में शिरकत नहीं की थी, लेकिन आहान जिस तरह से उसे डील कर रहा था वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। पार्टी में आहान के बिजनेस पार्टनर के अलावा इसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी मौजूद थे, जिसमें लड़कियां और लड़के शामिल थे। सब ने इन्हें हाथों हाथ लिया था और इस कपल को बेहद सराहा था। आहान की बेस्ट फ्रेंड तानिया भी इश्मिल को मोहब्बत से मिली थी, जिस पर इश्मिल काफ़ी हैरान भी थी क्योंकि इसके ख्याल में तो वो आहान की गर्लफ्रेंड थी। आहान और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है और मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ आहान को। बज़ाहिर वो जितना प्राउडी, ज़िद्दी और गुस्से वाला है, अंदर से वो उससे कहीं ज़्यादा प्यारा इंसान है। शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन आहान के साथ रहते मैं चाहने के बावजूद भी उस जैसे शानदार इंसान से मोहब्बत करने से ना रोक पाई और ख़ुद को। लेकिन आहान का रवैया हमेशा मेरे साथ एक अच्छे दोस्त जैसा रहा है, और जैसे उसे मेरे जज्बात का पता चला उसने बहुत नरमी और मेरी दिल आज़ादी के किए बगैर मुझे समझाया। वो मुझे अपनी एक अच्छी दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। वक्ती तौर पर तो मैं बहुत हर्ट हुई, लेकिन बहुत जल्द खुद को संभाल लिया क्योंकि मैं अपने इतने अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहती थी, जिसने हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। उस दिन हॉस्पिटल में आहान ने मुझे आपके बारे में बताया था। आज तक कभी किसी के जिक्र पर भी आहान की आंखों में वो चमक नहीं देखी मैंने, जो आज के जिक्र पर उसकी आंखों में थी। मैं समझ चुकी थी आहान के दिल तक किसकी रसवाई हो चुकी है। आहान आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और हमेशा उसकी कदर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग कुछ ही किस्मत वालों को मिलते हैं। और हाँ, एक आखिरी बात, उस दिन आपने मुझे और आहान को जिस तरह देखा वैसा नहीं था जैसा आपने समझा। उस दिन इश्मिल की आंखों में मौजूद नागवारगी देखकर आज भी वो इश्मिल को खुद से खिंचा खिंचा महसूस करती थी। तानिया ने आहान के एक मुखलिस दोस्त होने का सबूत देते इश्मिल को सब क्लियर कर दिया। जब तानिया की बात सुनते इश्मिल के दिल में आहान के लिए मौजूद आखिरी फंस भी निकल चुका था। तुम किस टाइम से मेरी बीवी को कौन सी पट्टियाँ पढ़ा रही हो? आहान इन दोनों के करीब आता तानिया को घूरते हुए बोला। ज़्यादा नहीं, बस तुम्हारी गुज़िश्ता 30-40 गर्लफ्रेंड का ही बता रही थी इश्मिल को। तानिया भी उसे छेड़ते और मुस्कुराते हुए बोली। इश्मिल भी उसकी बात पर हौले से मुस्कुराई थी। खुदा को मानो यार, पहले ही इतनी मुश्किल से सुलह हुई है, तुम फिर से लड़ाई करवाना चाहती हो? आहान इश्मिल को मोहब्बत पाश नज़रों से देखता हुआ बोला। तो और क्या, पहली बार आहान रज़ा मीर की कोई कमज़ोरी हाथ आई है? तानिया के जवाब पर आहान मुस्कुराकर रह गया था। इश्मिल को वहाँ सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा अच्छा आहान के अपने लिए हद से ज़्यादा इज्जत और प्यार भरी केयरिंग अंदाज देखकर लगा। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। वो रात गए वापस लौटे थे। आहान वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला तो इश्मिल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी ज्वेलरी उतार रही थी। आहान को अपनी तरफ बढ़ता देख कान की तरफ बढ़ी और इश्मिल के हाथ कांपे थे। इसकी घबराहट महसूस करते हुए आहान के लब हौले से मुस्कुराए। इश्मिल को बाजुओं से थामते आहान ने उसे अपने मुकाबले खड़ा किया। इसके कानों को झुमकों की बोझ से आज़ाद करते हुए लबों से छुआ। इश्मिल, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी रूह का हिस्सा हो। तुम्हें पहली नज़र देखकर मैं अपना दिल हार चुका था। मैं जानता हूँ मेरी ज़िद और जुनून ने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन मैं तुम्हें अपनाने के लिए जो कदम उठाता, मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए अगर इससे भी ज़्यादा इंतहाई कदम उठाना पड़ता तो मैं ज़रूर उठाता। तुमने मुझे अपने साथ ऐसा बांधा कि मैं किसी और की तरफ देखने के काबिल ही नहीं रहा। तुम्हारे पास होने से मुझे जो सुकून मिलता है वो ज़िंदगी में मुझे पहले कभी नहीं हासिल हुआ। आहान ने कंधे से उसके बाल हटाते हुए लब रखे। इसके इस बेबाक अमल पर इश्मिल ने ज़ोर से आंखें बोली। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद, बेपनाह, बेशुमार, जैसे शायद मैं इन्हें अल्फाज में कभी बयान ना कर पाऊँ। लेकिन आगे की ज़िंदगी में तुम्हें खुद ही अपने लिए मेरा जुनून देखकर अंदाज़ा हो जाएगा तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे दिल का सुकून हो, और ये सुकून मैं अब कभी नहीं खोना चाहता। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम वादा करो मुझसे कभी भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर छोड़कर नहीं जाओगी, और हमेशा मुझ पर भरोसा करोगी और मेरा यकीन करोगी। आहान के इतने खूबसूरत इजहार पर इश्मिल ने खुशी से नम होती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और इस बात में सर हिलाया। सर उसके कुशादा सीने पर दर्द दिया और आहान उसकी इस खुशगुर्दवी के अंदाज से उसे बाहों में बढ़ता हुआ बोला।
اشمیل احان کے ہر الفاظ پر ایمان لے آئی تھی۔ اس شخص نے اشمیل پر اپنا جائز حق ہونے کے باوجود بھی کبھی اس پر زبردستی نہیں کی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی احان نے اب آسودگی سے باہوں میں سوتی ہوئی اپنی زندگی کو دیکھا۔ سوئے ہونے کے باوجود بھی اشمیل کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکان تھی۔ احان نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ احان کے لمس اور پرتش نظروں کا احساس تھا جو اشمیل نے کم سکھاتے آنکھ کھولی۔ صبح بخیر زندگی، احان اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جب اشمیل اس کی بات کا جواب دیتے اس کی پرشکور نظروں سے گھبرا کر چہرہ جھکا لیا۔ احان اس کی ادا پر ایک بار پھر بہکتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ اشمیل اپنے چہرے پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے سرخ ہوتے ہوئے بولی۔ احان کی نظر اشمیل کے ایک ایک نقش کو چھوتے ہوئے اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میری ظالم ڈاکٹر، اس کی طرف دیکھتے ہوئے احان ہولے سے بڑبڑایا۔ ویسے ایک بہت ضروری بات تو بتانا بھول ہی گیا۔ احان کو اتنے سنجیدہ انداز پر اشمیل نے رک کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جانا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ میٹھی ہو، احان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے باکی سے بولا۔ جب اشمیل اس کی بات کا مفہوم سمجھتے شرم سے لال ہوتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ اپنے پیچھے اسے احان کا کہکا سنائی دیا۔ بیٹا، کہ تم مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی جو تم مجھ سے اتنے ناراض ہو؟ 2 مہینے ہو گئے تم لوگوں کو شکل تک نہیں دکھائی تم لوگوں نے۔ حاجرہ بیگم اشمیل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ 2 مہینے ہو گئے تھے ان لوگوں کو گاؤں سے آئے اور یہاں آ کر وہ آپس کے مسئلوں میں اتنے الجھے کہ دوبارہ گاؤں نہیں جا پائے، جس کو حاجرہ بیگم اس کی ناراضگی سمجھتے ہوئے اسے منانے شہر آ گئی۔ وہ بے شک ہر معاملے میں جتنی بھی سختی، لیکن احان کے معاملے میں اس کا دل عام ماؤں کی طرح موم تھا۔ اس کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے آج تک ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرنے میں ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا۔ اس دن احان کی آنکھوں میں اشمیل کے لیے محبت کے جذبات دیکھ کر وہ اشمیل کو قبول کر چکی تھی۔ ویسے بھی اشمیل انہیں آج کل کی لڑکیوں کی نسبت کافی سادہ مزاج کی لگی۔ انہیں بعد میں احساس ہوا کہ ہنا اور حفصہ کا غصہ اشمیل پر نکال کر انہیں ٹھیک نہیں کیا۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں، ماں سے بھلا کیسی ناراضگی؟ وہ کچھ مصروفیات ہی ایسی تھی کہ گاؤں کا چکر نہیں لگا پائے، لیکن اب انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ اشمیل اس کے محبت بھرے لہجے پر شرمندگی سے بولی، جبکہ احان خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج چلو تم لوگ میرے ساتھ گاؤں۔ اشمیل کی بات سنتے حاجرہ بیگم فوراً بولی۔ نہیں، آج نہیں آ سکتے، کل صبح میری ایک بہت امپورٹنٹ ڈیل ہے، پرسوں آ جائیں گے وہاں۔ احان نے اسپاٹ سے لہجے میں انہیں جواب دیا، کیونکہ وہ حویلی کے سب لوگوں سے خفا تھا۔ تمہاری میٹنگ ہے نا بیٹا، لیکن اشمیل تو میرے ساتھ چل سکتی ہے۔ حاجرہ بیگم کسی بھی طرح احان کو آنے سے راضی کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر اشمیل نے احان کی طرف دیکھا اور اس کے جانے کے حق میں نہیں تھا۔ اب بھی ان کے درمیان سب ٹھیک ہوا تھا، وہ اشمیل کو ایک دن کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا۔ بولا، بیٹا جاؤ گی نا میرے ساتھ؟ اشمیل بے چارگی سے دونوں ماں بیٹے کے درمیان بری طرح پھنسی تھی، لیکن حاجرہ بیگم کے اتنے مان بھرے لہجے پر اس کو انکار کرنا مشکل تھا۔ جی آنٹی، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ اس کی بات سن کر حاجرہ بیگم بہت خوش ہوئی۔ احان انکار کرنے ہی والا تھا جب اشمیل کے اشارے پر ناراضگی بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ احان، حاجرہ آنٹی کتنی محبت سے ہمیں لینے آئی ہیں، اب اس طرح انکار کرنا اچھا نہیں لگتا نا؟ ایک دن کی ہی تو بات ہے، تم نے بھی تو کل آ ہی جانا ہے۔ اشمیل کمرے میں داخل ہو کر احان کا خراب موڈ دیکھ کر بولی۔ تو میں نے منع کیا تھا نا تمہیں، احان سنجیدگی میں کہتا ہوا ٹائی لگاتے ہوئے بولا۔ لیکن مجھے تو کچھ لوگ ناراض لگ رہے ہیں۔ اشمیل اس کی ٹائی ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی۔ تمہیں کون سا پرواہ ہے لوگوں کے ناراض ہونے کی؟ احان کو اشمیل کا یہ انداز اچھا لگ رہا تھا، اس لیے جان بوجھ کر اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولا۔ احان رضا میر، مجھے پرواہ نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ اشمیل نے ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے اسے گھورا۔ اوکے، تو پھر بناؤ مجھے۔ اشمیل کے پلٹنے پر احان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کرتے ہوئے بولا۔ کل مناؤں گی نا، ابھی جانا ہے، آنٹی میرا ویٹ کر رہی ہیں۔ اشمیل نے اس کے تیور دیکھ کر حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ چلی جانا، لیکن پہلے اس کے بیٹے کو تو راضی کر لو۔ احان اس کے بالوں سے کیچر نکالتے ہوئے بولا۔ احان، اب تم کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی ہو۔ وہ ماما کا سختی سے آرڈر تھا، شوہر کو غصہ دے کر۔ اشمیل ہمیشہ
ऐसे ही आहान की शिद्दतों से बदहास्ता हो जाती थी। जाना तुमसे फ्री होने का मुकम्मल हक है। वैसे एक बात की मुझे समझ नहीं आई आहान, ये सबके सामने मुझे इतनी इज्जत आप कहकर पुकारना और रूम में ऐसे अंदाज। आहान की बात पर इश्मिल खिलखिलाई। वो मामा का सख्ती से ऑर्डर है कि शोहर को इज्जत देकर आप कहकर बुलाना चाहिए, इसलिए सबके सामने इज्जत से बुलाती हूँ और अकेले में तो फिर। इश्मिल इसकी तरफ देखते शरारती अंदाज में अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। इश्मिल, बात पूरी करके जाओ वरना मैं गांव जाने नहीं दूंगा। इश्मिल को बाहर जाता देख आहान मसनूई धमकी देते हुए बोला, लेकिन आगे परवाह किसे थी। इश्मिल उसकी अपनी तरफ आता तरफ देख रूम से बाहर निकल गई। इस दफ़ा जो प्लानिंग हमने की है ना, आहान रज़ा मीर कुछ नहीं कर सकेगा। एक बार फिर मुझे बेइज्जत करके उसने ठीक नहीं किया। उसकी बीवी बहुत उछल रही थी ना, शोहर के बल पर ऐसा सबक दूंगा कि याद रखेंगे सारी जिंदगी। एक नहीं दो दो झटके लगने वाले हैं। आहान रज़ा मीर को बहुत गैरतमंद बनता है ना। अब देखना तुम कैसे उसकी बहन मेरी बात मानकर उसकी इज्जत दो कौड़ी की कर दूंगा। भाई जो भी हो जाए, मुझे उसकी बीवी हर कीमत पर चाहिए। इस लड़की का गुरूर मिट्टी में मिलाना चाहता हूँ। बहुत तावे के जिक्र कर रही थी ना अपने शोहर से मोहब्बत की। ऐसा ही होगा, बहुत जल्द होगा। और बहुत हो गया आहान रज़ा मीर, अब हमारी बारी है। मलिक ज़ीशान अपनी प्लानिंग का सोचते हुए मुस्कुराया। इश्मिल हाजरा बेगम के साथ मगरिब के करीब हवेली पहुंची। सब बहुत ही मोहब्बत से मिले, लेकिन हिना का बुझा बुझा चेहरा देखकर उसको फिक्र हुई। उस टाइम सबकी मौजूदगी में उससे कोई बात नहीं कर पाई, लेकिन सुबह तफसील से हिना से बात करने का इरादा कर चुकी थी। भाभी, क्या भैया बहुत गुस्से में थे? हफ्सा इश्मिल की तरफ देखते परेशानी से बोली, क्योंकि आहान ने कॉल काटने के बाद उससे एक बार भी बात नहीं की। हाँ, गुस्सा तो बहुत है आहान को, लेकिन परेशान ना हो, कल आना है, मना लेंगे फिर। इश्मिल उसकी परेशान सूरत देखकर मुस्कुराते हुए बोली, भैया को मनाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। वो किसी से इतनी जल्दी नाराज़ नहीं होते, लेकिन अगर हो जाएं तो फिर राज़ी होना मुश्किल है। हफ्सा उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बोली, हिना नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? इश्मिल को नाश्ते के टेबल पर भी हिना नज़र नहीं आई। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसलिए नमाज़ पढ़कर सोगी। वैसे पहले कभी इतनी देर नहीं सोती। हफ्सा इश्मिल को जवाब देते हुए कुछ सोचते हुए बोली, चलो फिर चलकर उसके कमरे में देखते हैं, कहीं ज़्यादा ही तबीयत ख़राब ना हो उसकी। इश्मिल के कहने पर हफ्सा भी उसकी बात पर सर हिलाते हिना के रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन कमरे में कदम रखते जो मंजर उसने देखा था, इन्हें लगा हवेली की छत उसके सर पर उड़ गई है। हिना बेड के नीचे गिरी हुई थी और इसके मुंह से जाग निकल रही थी। एक सेकंड की भी देर किए बगैर वो दोनों भागते हुए हिना के पास पहुंची। बहुत मुश्किल से उसे उठाकर बेड पर लाते हुए इश्मिल के कहने पर हफ्सा से जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी और हिना की बेड पर रखा दवाइयों का बॉक्स देखकर इश्मिल समझ गई थी कि हिना बहुत बुरी और हिमना ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर चुकी है। गांव के हॉस्पिटल से डॉक्टर और नर्स के साथ साथ बाकी ज़रूरी मेडिकल चीज़ें भी मंगवाई गई, क्योंकि हिना की शहर ले जाने वाली हालत ही नहीं थी। थोड़ी देर में हवेली में सबको पता चल गया था हिना ने खुदकुशी करने की कोशिश की। सब लोग की शौक में होने के साथ साथ इस बात पर भी हैरत ज़दा थे, क्या है हिना ने इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों? इश्मिल की बहुत कोशिश से काफ़ी देर के बाद जाकर हिना की जान खतरे से बाहर आई। हाजरा बेगम ने आहान को भी इतला कर दी कि आकर अपनी लाडली बहन के कारनामे देख ले। हिना, तुमने ये हरकत की है, तुमने एक बार भी मेरे और अम्मी के बारे में नहीं सोचा? और भैया, उनको कैसा लगेगा अगर उन्हें तुम्हारी इस हरकत के बारे में सुन लिया तो? हफ्सा ने हिना को होश में आते ही देखकर रोते हुए पूछा, लेकिन हिना अभी खुद को किसी से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं समझ पा रही थी। मलिक ज़ीशान की रोज़ की फ़ोन कॉल ने उसे ज़हनी तौर पर इतना टॉर्चर कर दिया था कि ख़ुद को ख़त्म करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। ओके, मत बताओ मुझे, अभी आहान भाई थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, वो खुद ही तुमसे पूछ लेंगे। हफ्सा, अब बस करो, पहले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम उसे मज़ीद मत परेशान करो। इश्मिल ने हिना की हालत देखते हुए हफ्सा को बाहर जाने का कहा, जिस पर हफ्सा खामोशी से वहाँ से निकल गई। आहान ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, बगैर किसी से सलाम दुआ किए सीधा हिना की कमरे की तरफ बढ़ गया। उसको इतने गुस्से में जाता देख हाजरा बेगम और बाकी सब भी उसकी तरफ गए।
इश्मिल जो हिना को दवा दे रही थी ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उधर मुतवज्जा हुई। हिना भी आहान को अंदर आता देख फ़ौरन अपनी जगह से उठ सीधी हुई, लेकिन आहान ने उससे कोई बात नहीं पूछी, बस एक ज़ोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर रसीद किया। हिना औंधे मुँह बेड पर जा गिरी। आहान, ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सब अच्छे से वाकिफ़ थे आहान के गुस्से से, इसलिए खामोशी से अपनी जगह खड़े रहे, लेकिन हिना की हालत के मद्देनज़र इश्मिल खामोश नहीं रह पाई। इश्मिल, तुम नहीं जानती हो ये खबर सुनकर मेरी क्या हालत हुई। अगर इस बेवकूफ़ लड़की को कुछ हो जाता तो बहुत अफसोस हो रहा है मुझे खुद पर कि मेरी लाडली बहन ने अपनी परेशानी मुझसे डिस्कस करने की बजाय अपने आप को ख़त्म करना बेहतर समझा। मुझ पर इतना भरोसा नहीं था कि मुझे एक बार भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करती। आहान गुस्से और परेशानी और दुख के मिले जुले जज्बात के साथ बोला। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मुझे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हिना बेड पर सर झुकाकर बैठी रोते हुए बोली, जब आहान समेत बाकी सब भी उसकी बात पर चौंके। क्या मतलब तुम्हारी उस बात का? आहान कवड़े तेवर से घूरते हुए से बोला। आहान हिना एक सेकंड के अंदर बोलो, तुम्हारी इस हरकत की असल वजह क्या है? अगर मज़ीद कोई झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा नहीं होगा। मलिक ज़ीशान मुझे कुछ टाइम से फ़ोन करके धमकियां दे रहा है। वो कहता है कि मैं किसी को भी बताए बगैर हवेली से फ़रार होकर उसके पास चली जाऊं। अगर मैंने आपको या किसी को बताया तो वो आपको जान से मार देगा। इसलिए मुझे कड़वे तेवरों से इसे घूरते हुए बोला, जब हिना अपने ही कहे अल्फाज पर घबराई और इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हिना एक सेकंड के अंदर बोला, तुम्हारी इस हरकत की असल वजह क्या थी? अगर मज़ीद कोई झूठ बोलने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। उस बगैरत शख्स की इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को टॉर्चर करे। पहली बार तो बच गया था, लेकिन अब की बार नहीं छोड़ूंगा। आहान का दिल चाहा कि उन दोनों भाइयों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दे। वह हिना को मज़ीद कोई बात सुने बगैर बाही की तरफ बढ़ा। आहान रुको, इस तरह करने से तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हाजरा बेगम ही होश में आई और आहान के पीछे भागी। आहान रुक जाओ, हुसनैन रज़ा मीर के सामने आते बोले, पापा आपके इस सुलह सफाई वाले तरीक़ों ने इन्हें सर पर चढ़ाया है, वो किस हद तक पहुंच चुके हैं। मैं जानता हूँ कि आहान मुझे इस मामले में इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। उसको किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब ये जो तुम करने जा रहे हो वो गलत है। हुसनैन साहब उस तरह मलकों के डेरे पर नहीं जाना देना चाहते थे। हाजरा बेगम भी पास खड़ी मुसलसल रोते हुए जा रही थी। वो अपने बेटे को खोने की हिम्मत नहीं रखती थी। आहान भाई सब ठीक कह रहे हैं, एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सोच लें। तुम इन घटिया प्लानिंग का शिकार क्यों हो रही हो? फुरकान साहब ने भी आगे बढ़कर उसके गुस्से को कम करना चाहा। बाकी सब परेशानी के आलम में खामोश खड़े ये सब देख रहे थे। कोई भी नहीं चाहता था कि आहान इस तरह वहाँ से जाए। ये सब खामोशी से देखती इश्मिल को लगा कि बड़े इसे रोक लेंगे, लेकिन आहान उस वक्त एक ज़ख्मी शेर से कम नहीं था। आहान खतरे की तरफ बढ़ते कदम देकर इश्मिल खुद को रोक नहीं पाई और भागते हुए कदमों से आहान के पीछे से गई। आहान रुक जाएं प्लीज़, आप गलत कर रही हैं। आराम से बैठकर मसले का कोई हल निकालते हैं। आहान हॉल के दरवाजे से बाहर निकलता रुकने ही वाला था जब इश्मिल ने उसके पास पहुँचते उसके बाजू से थामा। आहान ने बिना इश्मिल की तरफ देखे इसके बाजू को हाथ से पीछे झटका, जिस पर जानबूझकर आहान को रोकने के लिए इश्मिल पास पड़े टेबल पर जा गिरी। इसका माथा टेबल के कोने से टकराते हुए बुरी तरह जख्मी हुआ। इश्मिल की चीख पर आहान फौरन पलटा और इश्मिल के सर से निकलता खून देखकर बेताबी से उसकी तरफ बढ़ा। सब समझ चुके थे कि इश्मिल ने आहान को रोकने के लिए जानबूझकर टेबल से सर टकराया है। आहान को पलटा देख खुश होने के साथ साथ इश्मिल का इतना खून देखकर सब फिक्रमंद उसकी तरफ बढ़ी। जब आहान को अपने करीब आता देख इश्मिल पुरसकून अंदाज में मुस्कुराती हुई अपने हवास खो चुकी थी। आहान अपने आप को इश्मिल की हालत का जिम्मेदार समझकर खुद को लानत मलामत करता हुआ उसे अपनी बाहों में उठाता कमरे की तरफ बढ़ गया था। आहान, तुम प्रॉमिस करो इस तरह गुस्से में वहाँ नहीं जाओगे। इश्मिल होश में आते ही अपनी दर्द की परवाह किए बगैर अपने करीब बैठे आहान की तरफ देखते हुए बोली, तुम सब पागल हो चुके हो। मुझे कोई कमज़ोर या डरपोक इंसान समझा है जो मेरी खातिर खुद को तकलीफ़ दे रही हो। तुमने सिर्फ मुझे रोकने के लिए खुद को जानबूझकर ज़ख्मी किया ना। आहान जानता था कि उसने इश्मिल को इतने ज़ोर से तो नहीं झटका कि वो इस तरह से गिर जाए। हाँ तो और क्या करती आहान रज़ा मीर, तुम जिस तरह से जा रहे थे
आराम से देखती रहती। तुम्हें अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें है। गुस्से में तुम इतने पागल हो गए हो कि किसी बात की परवाह ही नहीं। जानती हो ना, तुम अकेले जाकर इन दोनों को ख़त्म कर देते, लेकिन तुम कुछ हो जाता तो मैं तो मर जाती। इश्मिल आंसुओं के दरमियान उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाई। जब इतनी सीरियस सिचुएशन में भी इश्मिल का इतना खूबसूरत इजहार सुनकर एक दिलकश मुस्कुराहट अहान के लबों पर खेल गई। ओके जाना, वादा करता हूँ तुमसे आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब प्लीज़ तुम रो नहीं और थोड़ी देर आराम करो, मैं ज़रा एक ज़रूरी काम करके आता हूँ। अहान उसकी पेशानी पर लब रखता हुआ कुछ देर के लिए उसे इस तरह कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हाँ, मैं किसी किस्म की बहस नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि आप दोनों मेरे साथ सफ़िया पुप्पो के घर आ रहे हैं या नहीं। अहान उनकी तरफ देखता हुआ दो टोक अंदाज में बोला। हुसनैन रज़ा मीर वैसे ही बहुत शर्मिंदा था। आज तक अपनी बेटियों से खुद को गाफिल रखा था, जिसका नतीजा आज देख रहा था। अगर हिना को कुछ हो जाता तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। अहान की बातों पर सरस बात में मिलाती अपनी जगह से खड़े हुए। हाजा बेगम के दिल में आज पहली बार हिना के लिए हमदर्दी पैदा हुई, जिसने अहान पर कोई आंच आने के डर से अपने आप को ख़त्म करना चाहा। ये बात तो वो सोचकर ही कांप उठी थी कि अहान को अगर वाकई ही चला जाता तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वो इश्मिल को अहान को रोकने के लिए की गई कोशिश पर भी दिल से शुक्रगुजार थी। अगर आप दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। मैं चलूँगी आप लोगों के साथ। उसकी बात पर अहान के साथ आने का कहते ही अहान बाही की तरफ बढ़ गया। अहान उन दोनों के साथ साथ अस्मा बेगम को भी लेकर सफ़िया बेगम के घर पहुंचा। सफ़िया बेगम हाजा बेगम के मुंह से हिना और आरफीन के रिश्ते की बात सुनकर हैरान हुई। हवेली में जो कुछ हुआ था इसकी खबर इन्हें मिल चुकी थी, लेकिन हाजरा बेगम की ऐसी काया पलटने पर उनके लिए यकीन करना मुश्किल था। जो सबसे ज़्यादा इस रिश्ते के खिलाफ थी, आज वही खुद उसको जोड़ने की बात कर रही थी। सफ़िया बेगम के हस्बैंड को तो वैसे भी कोई इतराज़ नहीं था और आरफीन की मर्ज़ी जानकर वो इस रिश्ते से खुश थे। सबको राज़ी देखकर सफ़िया बेगम के साथ इनकार की कोई वजह ही नहीं बची। वो हमेशा हाजरा बेगम की बातों में आकर इनसे बुरा सलूक करती थी। वो आज जब वही इसकी बात की हक़ में है तो इनको ना मानने का कोई जवाब ही नहीं होता था। आरफीन सबकी इतनी जल्दी मान जाने पर इतना खुश था। अहान जल्दी से उस तरफ फारिग होकर मलकों से निपटना चाहता था, इसलिए उसने कल ही निकाह रखने का फैसला किया और 1 हफ्ते बाद शादी की डेट फिक्स कर दी। सबको जल्द ही बहुत एतराज़ होता था, लेकिन अहान ने बहुत मुश्किल से सबको राज़ी कर लिया था। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट में हम नावल को ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप भी कोई अपना पसंदीदा नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।